गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की क्लास में फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें होंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दीजिएगा कि आपको सब कुछ ठीक, यानी कि वॉइस वगैरह सब कुछ ओके है। फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही 30 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बस यही कहना चाहते हैं कि बने रहिएगा, ठीक है। तो एक बार बताइए कि आप सभी को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं मुझे। चलिए। हेलो प्रदीप कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और बहुत अच्छे से आप लोग आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख गया होगा कि यहाँ पर दिया है कि जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता तो इसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण या फिर अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आंसर दीजिए सभी के सभी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आप सभी के मिले हैं, क्या है आपका रेस्पॉन्स। तो देखें। हेलो वाशीम अहमद जी, स्वागत है आपका। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा कि जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या निरपेक्ष। तो जल्दी से बस कमेंट करके बता दीजिएगा भाई। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपके आंसर का वेट करते हुए आपके आंसर में डी ऑप्शन मुझे मिला है। देख लेते हैं क्या है जवाब। राजेंद्र जी ने बताया है डी ऑप्शन। देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं और जो भी मेरे लर्नर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बता देती हूँ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मान लीजिए, जब पूर्व अधिगम यानी कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, ठीक है। जब पूर्व में यदि हम पहले कोई सीखते हैं, पूर्व काल में कुछ सीखते हैं और वह ज्ञान नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि नई स्थिति में जो ज्ञान हमने पहले सीखा था वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बी आंसर भी मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है। अब देख लेते हैं सही जवाब। पृथ्वी ने कहा सकारात्मक। तो ये मैंने आपको अधिगम स्थानांतरण आपको पहले करा दिए थे। इस जब आपका सीटेट का एग्जाम होता है मैंने तब कराए थे, फिलहाल अभी नहीं कराए, तो आप चिंता ना करें। मुझे लग रहा है कि आपको उसकी जरूरत है क्योंकि आपको नहीं पता है इसके बारे में। तो देखिए, पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान जब नए ज्ञान को प्रभावित नहीं करता है तो वहां पे जो अधिगम होता है ना, वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है शून्य। कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शून्य। एक बात और समझिएगा कि जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में जो हम अधिगम को प्राप्त करते हैं ना, उसमें बाधा उत्पन्न करे तो नकारात्मक हो जाता है। और यदि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान जब नई स्थिति में सहायता उत्पन्न कराता है तो वो सकारात्मक हो जाता है। समझ में आया। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये तीन तरह का स्थानांतरण होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। तो ये मैंने आपको तीनों के तीनों सही क्लियर करा दिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। समझ में आया। बहुत बड़े। पृथ्वी सी आंसर होगा, प्रदीप भी सी आंसर। चलिए आगे देखिएगा। मोहित, मोहित को बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। एक लड़का है मोहित, उसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है और इसीलिए वो बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर रहा है कि वो एक अच्छा अध्यापक बने। तो वह अभिप्रेरित है। वो अभिप्रेरित है किस रूप से, ये आपको बताना है। तो आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या फिर बौद्धिक रूप से। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या होगा सही जवाब। कमेंट करके बताएं। भाई जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड आप सभी के सामने। भाई जल्दी से बताएं।
चलिए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब का वेट किया जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने क्या राजेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं आप कि निरपेक्ष वाला नहीं बताया। देखिए, निरपेक्ष अधिगम में क्या होता है, जो किसी के प्रति आशा ना रखे, न ही वो पूर्व ज्ञान पर और न ही वो अब प्राप्त कर रहा है यानी कि नए ज्ञान पर, जो किसी भी पूर्व ज्ञान से भी किसी प्रकार से प्रभावित ना हो और न ही नए ज्ञान से प्रभावित होता है, उसे कहा जाता है निरपेक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर आपके आंसर मिल गए हैं, और आंसर थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों लेट मिलते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन मुझे मिला है, सी आंसर भी मुझे मिला है, और ए आंसर भी मुझे मिला है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, जब एक लड़का है मोहित को बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर रहा है। और परिश्रम करने का मतलब देखिए, जैसे कि आप लोग कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं, तो ये होता है बाहरी रूप से ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन जब आपका एग्जाम नजदीक आने लगता है तो आपको स्वयं में ही लगता है कि आपको उस एग्जाम की कितनी तैयारी है, और यदि आपको लगता है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो होता है आंतरिक रूप से, स्वयं से तैयार होना। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना, वो आंतरिक रूप से तैयार हो गया है वो मोहित, इसीलिए यहाँ पर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ए आंसर जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अधिगम स्थाना के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है, क्या संकेत करता है ये आपको बताना है। वो अनुरूपित शिक्षण, बी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सी वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, या फिर डी छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब। अधिगम स्थाना के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है क्या, तो इसके फोल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप अच्छे से आंसर देंगे इसका। जल्दी से दें जवाब। देखिएगा यहाँ पर मैं जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आंसर, अधिगम स्थाना के संदर्भ की बात की गई है। अधिगम स्थानांतरण यानी कि इसके फोल्डिंग का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए, और इसके फोल्डिंग का प्रयोग किसके सिद्धांत में किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका संबंध वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है, और वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जिसे 2 पार्ट्स में बांटा है। एक तो कहा जाता है जेडपीडी और दूसरा है स्केप फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग में यदि जो बच्चे को सहायता मिलती है, जो बच्चा सीखने की कोशिश करता है, वो वयस्कों द्वारा अधिगम में सहायता प्राप्त यानी कि वयस्कों द्वारा अपने से बड़ों से सहायता प्राप्त होती है, और ये जो सहायता होती है ना वो अस्थायी होती है, यानी कि जब बच्चा उस कार्य को करने लगता है तो सहायता जो है समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। गाइस, सी आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। डी आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा कि छात्र द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। यहाँ पर वो आपसे निदान या आपसे उपचार के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो इसके फोल्डिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके फोल्डिंग में कहा जाता है जब वयस्क के द्वारा हम अधिगम में अस्थायी सहायता प्राप्त करते हैं, उसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। तो सी आंसर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। ठीक है, क्लियर हुआ, बताइएगा। सी आंसर होगा इसका सही आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान। मैम क्वेश्चन थर्ड आ गया है आपके सामने राजेंद्र जी, देखिएगा। अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो जल्दी से बताइएगा। 4 आपके सामने ऑप्शन है, क्या हो सकता है सही जवाब, जल्दी से कमेंट करके दे।
मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आया है, ठीक है, वो शायद आगे पीछे हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 अब आया है। चलिए तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन मुझे मिला है सभी की तरफ से, तो बहुत बढ़िया जवाब सभी का। देखिए प्राथमिक स्तर जो होता है इसमें बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पर बच्चों के लिए, बच्चों को समझना बहुत जरूरी होती है, समझने के लिए धैर्य होना बहुत जरूरी है, दृढ़ता लाना बहुत जरूरी होता है। तो बी आंसर जो होगा एकदम सही जवाब होगा, और सभी ने बहुत अच्छे से दिया है आंसर, तो बी को किया जाता है लॉक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, सहयोगात्मक, योगात्मक, चिंतन मनन या रचनात्मक। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, तो आंसर सोच समझ के देना है, जल्दी देना है, तो बताइएगा। तो राजेंद्र जी ने दिया है मुझे यहाँ पर सबसे पहले जवाब, और ए आंसर मुझे मिला है। देखिए सामाजिक शिक्षा की हम बात करें, सामाजिक शिक्षा को यदि हम प्रोत्साहित करेंगे तो वहां पर सबसे पहले समाज के साथ अंतःक्रिया करेंगे, समाज के संपर्क में आएंगे, समाज के नियम, समाज की संस्कृति, इन सबको फॉलो करेंगे, और सहयोगात्मक भावना को बढ़ाएंगे। तो सबसे अधिक जो प्रोत्साहित करती है वो है सहयोगात्मक शिक्षा। जब तक हम किसी के साथ सहयोग, किसी के साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम समाज एक अच्छे सामाजिक नागरिक नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सहयोगात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिएगा ए को लॉक करते हैं, कोई भी दिक्कत आए, ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इजी है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन कहता है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में उन्हें संभवतः डैश शहीद हुए। अब क्या होगा ये आपको बताना है। असाधारण अनुभव की इच्छा थी, आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, अपने संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या फिर डी ऑप्शन अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का आंसर। गुड मॉर्निंग कल्पना, तो जल्दी से दें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। श्याम राज रजक, डी ऑप्शन मिला है मुझे, जल्दी से दीजिएगा जवाब, भाई आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कल्पना जी का आंसर देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपने देखा होगा कि ये जो बात कही गई है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है कि इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा है जो अपने देश की रक्षा करते हुए कारगिल पे शहीद हो गए। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी एक इच्छा होती है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, या हम एक अच्छे अध्यापक बने जिससे अपने बच्चों के भविष्य को निखारें, जो भी हमारे देश के बच्चे हैं उनके भविष्य को बनाए, तो एक आत्म सिद्धि की प्राप्ति की इच्छा इसमें कही जाती है। ये मास्लो के सिद्धांत से संबंधित है ये क्वेश्चन, और आपने देखा भी होगा कि मास्लो के सिद्धांत में 5 आवश्यकताओं को इसमें बांटा गया है जो प्राथमिक से उच्च की ओर बढ़ती है, और इन 5 इच्छाओं में सबसे उच्च जो इच्छा होती है वो है आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि बी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है देखें। सरकारी संस्थाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने की रोकथाम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन विद्यालयों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानित कारण हो सकता है। चलिए तो आगे देखिएगा, ब्लैक बोर्ड और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा की कमी, सेकंड शिक्षकों का उपयुक्त योग्यता वाला न होना और उन्हें कम वेतन देना, सी शिक्षक का बच्चों से अच्छी तरह व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील न होना, या फिर डी जीवन अनिवार्य
पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए कोई भी वैकल्पिक पाठ्यक्रम का ना होना। तो जल्दी से देखें क्या है इस प्रश्न का आंसर। मैं जवाब दीजिएगा सभी के सभी जो भी क्लास में है, और ना समझ में आए तो तुरंत पूछिएगा, आगे तभी बढ़ा जाएगा जब तक आपको समझा ना दिया जाए। ठीक है, तो आंसर मिलना चाहिए सभी का। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लें और अपना आंसर दें। तो देखिए यहाँ पर हम देखें इस क्वेश्चन के बारे में कि सरकारी संस्थाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने की रोकथाम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, और इन विद्यालयों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कारण बताया गया है जो उनकी बौद्धिकता से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें चलिए पहले ऑप्शन ब्लैक बोर्ड और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा की कमी, ये एक ऐसा तथ्य नहीं है कि जिससे बच्चे पढ़ाई छोड़कर बाहर जाने लगे। शिक्षकों का उपयुक्त योग्यता वाला ना होना, उन्हें कम वेतन देना, तो यहाँ पर कम वेतन की बात आ रही, इसको भी हटा देते हैं। एक ऐसा तथ्य हमें ढूंढना है जो बिल्कुल सटीक है। तो देखिए जीवन अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम का ना होना, यानी कि ऐसे विद्यालय में बच्चे आकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और वो जिस क्या है परिवार से, जिस समाज से आते हैं वहां पर शिक्षा का अभाव होता है। इसी के कारण वो क्या है भाई, अपने आप को विद्यालय पाठ्यक्रम में अपने आप को नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि वहां पर वो अपने आप को बिल्कुल असहज महसूस करते हैं, और इसी के कारण वो विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी दिया है, डी ऑप्शन, तो डी को किया जाता है लॉक। शिक्षक में बच्चों से अच्छी तरह व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील न होना, ये तथ्य सत्य नहीं है, इसीलिए सी को हम गलत नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, छात्रों द्वारा पूछताछ, या फिर कक्षा में निस्तंभ शांति। तो जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा संकेत माना जा सकता है अभिप्रेरित शिक्षण के लिए। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी, आंसर दीजिए सभी के सभी। चलिए देखिए क्या आंसर आता है इसमें। तो रश्मि गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पर बात कही गई है कि निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है। तो अभिप्रेरित शिक्षण कैसा होता है, जिसमें क्या है कि आपसी वार्तालाप हो, विचारों का आदान प्रदान हो, जिसमें शिक्षक और छात्र आपस में किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी तथ्य को लेकर चर्चा करें। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये एक निश्चित संकेत नहीं है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तो ये देखिए जो मोस्ट है कि छात्रों द्वारा पूछताछ, यानी कि जब छात्रों द्वारा पूछताछ होगी तो आपस में उनका डिस्कशन होगा, और जब डिस्कशन किसी भी टॉपिक को लेकर किया जाता है तो वहां पर सभी उससे प्रभावित होते हैं, सभी को सीखने के लिए मिलता है, और इससे जो शिक्षण होता है ना वो उससे क्या है बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए राजेंद्र जी बी नहीं होगा भाई, यहाँ पर पूछा है अभिप्रेरित, जिससे वो बच्चे अभिप्रेरित हो। आपने देखा होगा कि कोई भी शिक्षण जिसमें आप आपसी वार्तालाप के द्वारा किसी भी कार्य को पूरा कराते हैं, उससे बच्चा बहुत अच्छे से अभिप्रेरित होता है, सीखता है और समझता भी है। तो छात्रों द्वारा पूछताछ का होना ये बहुत ही मोस्ट है, और यदि कक्षा में हम इसी तरह से वार्तालाप डिस्कशन रखें तो वहां पर बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। तो सी आंसर जो है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सी को किया जाता है लॉक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? तो ये आपको बताना है। देखिए, अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, बी उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उन्हें व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, या फिर सी विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या फिर डी पूरी कक्षा से पहले उसे अपनी पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त कर लेना, पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब, जल्दी से दीजिएगा जवाब।
यहाँ पर 9 का बी ऑप्शन मुझे मिला है। और देखिएगा, जल्दी से दीजिए जवाब। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है। कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? तो ऐसा कार्य जिसमें क्या है कि उनकी शक्तियों को एक सही दिशा निर्देश मिले तथा वह अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अपने साथियों के साथ स्वयं पढ़े भी और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है, जो कि आप सभी ने दिया भी है। तो बी को किया जाता है लॉक, कोई भी डाउट नहीं, बी ऑप्शन बेस्ट है और यही सही जवाब है। आगे देखिएगा नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 10, तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिएगा, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि तार्किक गणितीय बुद्धि का संबंध किससे है। तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब होता है कि जिसमें आप गणनाएं करते हैं गणित से संबंधित। ठीक है, तो गणित से संबंधित बुद्धि संबंधित है किस कौन से सिद्धांत से, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही आंसर। तो यहाँ जो आंसर आपके मिल रहे हैं उस आंसर के अकॉर्डिंग क्या बताया जाए, द्विकारक सिद्धांत। जो आपने देखा है कि यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो द्विकारक सिद्धांत में गणितीय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल यादव जी बहुत अच्छे से दिया है आंसर की बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि हर्बर्ट गार्डनर का जो सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें हर्बर्ट गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि कई भागों में बटी हुई है, इसलिए बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है। उन्होंने सर्वप्रथम 7 बुद्धि के बारे में वर्णन किया, लेकिन 2005 में उन्होंने 8वीं बुद्धि को भी बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल किया। तार्किक गणितीय बुद्धि का संबंध किससे है? बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि गार्डनर के सिद्धांत से। ओके, तो डी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। कोई भी डाउट किसी को तो बताएं मुझे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है, जल्दी से देखें। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं, तो बिल्कुल सोच समझ के बताइएगा, गलती बिल्कुल मत कीजिए। समावेशी शिक्षा वह है यहाँ पर, जब तक प्रत्येक शिक्षार्थी न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नहीं कर लेता तब तक आकलन दोहराया जाता है। बी, छात्रों के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक केवल निर्धारित पुस्तकों से पढ़ाते हैं। सी, जहां तक संभव हो उनकी समस्याएं हल करने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। डी, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सर्जित करते हैं। तो बहुत ही सरल है, यदि आप एक बार क्वेश्चन को देखें और सही से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन चुटकी में आपको आपके सामने मिलेगा। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्वेश्चन का मुझे मिला है डी ऑप्शन, कुशल जी की तरफ से। तो देखिए सही जवाब, भाई आप सभी जानते हैं समावेशी शिक्षा में विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को रखा जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें आप सामान्य बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को, मंद बुद्धि वाले बच्चों को, सभी को एक साथ शिक्षा ग्रहण कराते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक सेकंड क्वेश्चन, तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है यहाँ पर शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विविधतापूर्ण एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें सभी बच्चे क्या है, शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं और सार्थक अनुभव सर्जित करते हैं। यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन को किया जाता है लॉक, एकदम सही आंसर डी ऑप्शन। चलिए, जिन्होंने डी आंसर दिया है शाबाश। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए, पढ़ने में अधिक समय व्यतीत करना, लिखने में अधिक समय व्यतीत करना, हमारी इच्छाएं समझना, या फिर आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपनी अध्ययन की आदत का निर्माण करना। तो बताएं कि आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब। तो देखिए यहाँ पर भाई कमेंट्स आ रहे हैं आपके। तो देखिए अजय,
12 का बी आंसर मुझे मिला है कि आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं। तो लिखने में अधिक समय व्यतीत करना, भाई अजय किसने दिया है बी आंसर मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे डी आंसर मिला है। तो बिल्कुल नहीं, हम प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं, जब हमारी आवश्यकता और उपागम के अनुसार हमारी आवश्यकता हमारे सामने हो, हमारा एम हमारे सामने हो और उससे संबंधित उपागम हमारे सामने हो, तो अपनी जो हमारा अध्ययन है, जो हमारा सीखना है, वो अच्छे से हो पाएगा और एक अच्छी आदत का निर्माण भी होगा। तो डी आंसर बिल्कुल सटीक और सही आंसर है, तो डी को लॉक किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक होती है क्या? तो यह आपको बताना है। देखिए, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्नों की, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की, मुक्तोत्तर प्रश्नों की, या फिर अत्यधिक अनुशासित कक्षा की। तो जल्दी से बताइएगा कि रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक होता है क्या? भाई ए बी सी डी 4 ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देखते हैं किसका आंसर मुझे सबसे पहले मिलता है। अजय, आजकल आप मुझे अजय थोड़ा सा क्वेश्चन पर पढ़े आप, ठीक है? तो सोच समझ के आंसर दें, बहुत इजी प्रश्न है ये, गलती हो जाती है ना तो फिर आपको ही अच्छा नहीं लगता है। चलिए, तो यहाँ पे 13 का ए ऑप्शन मुझे मिला है, सी आंसर मुझे मिला है, तो सही जवाब। देखिए, रचनात्मक उत्तर जो होते हैं ना, वो होता है क्या, एक अपसारी चिंतन, जो मैंने अभी आपको जल्दी में टॉपिक कराया था, अभिसारी और अपसारी, ठीक है? तो रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक होती है क्या, हमारी अपसारी चिंतन वाली सोच। अपसारी चिंतन क्या होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स के नाम से उसे जाना जाता है। जो हमारा चिंतन है ना, उसमें किसी भी तरह का कंट्रोल ना हो, जो भी हमारे विचार है उन्हें खुलकर प्रदर्शित करें। तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे सामने मुक्तोत्तर प्रश्न होंगे, मुक्त होंगे, हम उसमें कुछ भी समावेश कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि देखिए भाई मैं आपसे पूछूं हमारे देश का नाम क्या है, तो आपका सभी का एक ही आंसर होगा कि भारत। यानी कि सभी के सभी बंधे हुए हैं कि भारत ही है। आप ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका है, लंदन है या फिर श्रीलंका है। आपने सिर्फ एक ही नाम बताया कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं दूसरा क्वेश्चन कि आप यदि प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो फिर क्या होगा भाई, फिर सबकी सोच अलग अलग हो जाएगी कि मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करती। तो ये होता है हमारा रचनात्मक, जिसमें आपके विचार खुलकर आते हैं, आप बंधे हुए नहीं होते हैं। तो ये मुक्तोत्तर प्रश्नों में आता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, समझ में आ गया होगा। आगे चले तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विकास की प्रक्रिया की 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है, किसके द्वारा? तो देखिए और बताएं, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, प्याजे द्वारा या कॉलबर्ग द्वारा। तो बताइएगा कि विकास की प्रक्रिया की 4 बुनियादी तत्व की पहचान किस मनोवैज्ञानिक ने की है? ए बी सी डी जल्दी से बता दीजिएगा सही जवाब, आंसर दें। देखिए, विकास की हम बात करें, 4 बुनियादी तत्वों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 बुनियादी तत्व हैं, उनका संबंध किससे है? मैं आपके आंसर का थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि आपका आंसर मिले तो मेरा आंसर तुरंत आप तक पहुंचे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सी आंसर मुझे मिला है, तो उसके लिए मैं कहूंगी शाबाश। भाई आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको 4 अवस्थाओं में, 4 पार्ट्स में बांटा गया है, जीन प्याजे का सिद्धांत है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सी आंसर, जैसे कि आप सभी ने दिया भी है। तो सी को बिना किसी देरी के लॉक करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने देखिएगा, भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र देखा जाना चाहिए, किस रूप में, ये आपको बताना है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने के रूप में, छात्रों को सीखने के लिए ताकि प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्षमता की चुनौती के रूप में, या फिर डी ऑप्शन शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन जटिल अनुभव बनाने की कारक के रूप में। तो जल्दी से बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब।
आंसर दीजिएगा। भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र देखा जाना चाहिए, किसके रूप में? जल्दी से आंसर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर मुझे मिला है भाई कि छात्रों को सीखने के लिए और प्रेरित करने के लिए और शिक्षक को क्षमता की चुनौती के रूप में। भाई शिक्षक की क्षमता की चुनौती के रूप में, चुनौती के रूप में नहीं होना चाहिए था। यदि चुनौती दिया हुआ है तो यहाँ पे शिक्षक के लिए चुनौती नहीं होता, शिक्षक को आनंद आता है कि उसके सामने बहुभाषी बच्चे आए, क्योंकि इससे जो होता है एक शिक्षक की विकास, शिक्षक की संघर्ष, शिक्षक ने क्या सीखा, इन सब शिक्षक की उपलब्धि सबके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर बहुभाषी चरित्र किसके रूप में देखा जाना चाहिए? चुनौती के रूप में बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सी आंसर हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि वो सही हो सकता है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन जटिल अनुभव बनाने के कारक के रूप में बिल्कुल नहीं। हमें जटिल जीवन अनुभव नहीं, हमें उनके जटिल से सरल अनुभव की ओर ले जाना होता है। तो आपका डी आंसर भी गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारे बाधा के रूप में नहीं देखी जाती है, हमें सहायता के रूप में, वरदान के रूप में देखी जाती है। तो ए आंसर भी आपका क्या है? नहीं माना जाएगा। विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने के रूप में, क्योंकि आपने देखा है कि विद्यालय एक ऐसा साधन माना गया है जिसमें सभी क्षेत्र के, सभी समाज के बच्चे आपस में आकर एक ही कक्षा में बहुभाषी होने के साथ साथ अपना एक ही क्लास में क्या है टाइम स्पेंड करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। चलिए अब आप सभी के आंसर देख लेते हैं क्या है भाई। चलिए तो आगे चले, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना वो बी ऑप्शन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छात्रों का उनके आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकरण की प्रवृत्ति, आत्मसम्मान डैश और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को डैश। अब ये आपको बताना है कि क्या करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रश्मि। तो सभी के सभी बताएं कि बढ़ाता घटाता, बढ़ाता बढ़ाता, घटाता घटाता, घटाता प्रभावित नहीं करता। तो आपको ना ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सटीक हो सकता है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब, आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी के आंसर का वेट होते हुए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि सही जवाब क्या हो सकता है। तो छात्रों का उनके आईक्यू के आधार पर यानी कि उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकरण। तो देखते हैं बी आंसर मुझे मिला है कि बढ़ाता बढ़ाता है। चलिए तो बी आंसर मिल गया है हमें, क्या बी को लॉक किया जाए? सभी सहमत हैं? जो भी क्लास में है मुझे बताइएगा। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, बी होगा या नहीं होगा। अब क्योंकि अधिकतर मुझे बी आंसर मिला है लेकिन अहमद जी ने मुझे डी आंसर दिया है, तो क्या माना जाए, ए बी सी या फिर डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। डी आंसर एकदम करेक्ट आंसर। अब क्यों? तो यहाँ पर आपको बताते हैं वो इसलिए क्योंकि मैं छात्रों का उनके आईक्यू के आधार पर, यदि मैं देखूं कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, अब 50 बच्चों में क्या है कि मुझे लगा कि वे 20 बच्चे तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, यानी कि इनका आईक्यू तो 120 से ऊपर है, और 10 बच्चे ऐसे हैं कि जो एवरेज वाले हैं, सामान्य वाले हैं, ठीक है, और बाकी जो 20 बच्चे हैं वो बहुत ही मंद बुद्धि वाले हैं, चाहे कितना भी समझा लो वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मंद बुद्धि वाले बच्चे, अब मैं आईक्यू के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों को एक तरफ रखूं, सामान्य बच्चों को एक तरफ और मंद बुद्धि वाले बच्चों को एक तरफ रखा जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो बच्चे हैं ना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, है ना, कि भाई यहाँ पे तो ऐसे बांट दिया गया है कि वहां पे उनको बच्चों को गिलानी होगी, हीन भावना होगी, इसलिए उनका आत्मसम्मान जो होगा ना वो घटेगा, और जो बच्चे पढ़ने आए हैं यानी कि शैक्षणिक प्रदर्शन जो होगा ना वो उससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे, वहां पर वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए डी आंसर आपका सही जवाब है। ठीक है,
समझ में आ गया? बताइएगा एक बार, भाई क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताइएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अभी वसीम आपने पहले बहुत अच्छे से आंसर दिया था, डी ऑप्शन, फिर आपने दिया है बी। तो अपने अंदर विश्वास रखें कि आपने जो बोला है, आपने जो आंसर बताया वो सही हो सकता है, ठीक है? औरों को देखकर अपने आंसर को चेंज मत किया करें आप लोग। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट, अपने व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? तो उन्हें स्वयं बच्चा समझना चाहिए कि हम तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति? तो जल्दी से बताइएगा कि अपनी एक हम जब व्यक्तिगत पहचान बनाते हैं समाज में, तो हमें स्वयं को क्या समझना चाहिए? तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट, क्या है इस प्रश्न का आंसर? तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम मानवता वाले अधिकार को पाने के लिए स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चा सच बोलो, झूठ का सहारा बिल्कुल मत लो, या फिर गलत से दूर रहो। तो ये सारी बातें, और जिससे एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपने नाम, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा जो समाज में दिखाने के लिए वो संघर्ष करता है, उसकी एक अलग व्यक्तित्व की पहचान होती है, वो किसके द्वारा होती है? 4 ऑप्शन थे आपके सामने, तो यहाँ पर डी ऑप्शन मुझे मिला है, परिपक्व व्यक्ति। तो देखिए, यहाँ पर मैं हूं, आप हूं, या फिर कोई भी हो, यदि हम अपने आप को ये समझ ले कि मैं एक परिपक्व इंसान, मुझे सब कुछ आता है। परिपक्व का क्या है कि भाई परिपक्व है, मुझे परिपक्व, मैं श्योर हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं जो मुझे नहीं आता। यदि हमने ये समझ लिया तो हम क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम क्या है वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे। इसीलिए मानवीय जो मानवता अधिकार है वो अपने आप को परिपक्व होना चाहिए, परिपक्वता आनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए, समाज में रहने के लिए हमें एक सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य समझना चाहिए, एक ऐसा मनुष्य जो गरीबों की सहायता करे, अपनों के साथ रहे और अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करे और अपने मुकाम को हासिल करे। तो सी आंसर इस प्रश्न का है सही जवाब, और सी को किया जाता है लव। तो किसी ने भी नहीं बताया कि सी आंसर भी हो सकता है। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? तो चले आगे, सी आंसर बिल्कुल सही हो प्रियांशी जी। आगे देखिएगा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, जो त्रुटियां करते हैं। इस स्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? तो देखिए, बच्चों की बुद्धि का स्तर निम्न है, बच्चों की पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाना चाहिए, या फिर बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा अपने अध्यापन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? एक अच्छे अध्यापक आप तभी बन सकते हैं जब आप इन सब चीजों पर विचार करें। तो जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर का वेट करते हुए, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो सोच समझ कर दीजिएगा जवाब। देखिए, आप जानते हैं कि जो त्रुटियां करना बच्चों की लाइफ का एक हिस्सा होता है, त्रुटियों के आधार पे ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस स्थिति में आपके विश्लेषण, यदि आपने विश्लेषण किया कि आज मेरी क्लास में भाई बच्चे लगातार गलतियां कर रहे हैं, तो कमी किस में हो सकती है? तो बिल्कुल कमी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण प्रणाली में होगी। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने अभी विचार नहीं किए तथा अपने अध्यापन पर, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो एक अध्यापक आपको पढ़ाता है, उसे विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो यदि हो रहे हैं तो बच्चा फिर क्या है, त्रुटि नहीं करेगा। तो यहाँ पे डी आंसर को बिल्कुल सही माना गया है, डी आंसर एकदम सत्य है, तो डी को लॉक किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बच्चा डैश की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है।
कौन सी आयु में, ये आपको बताना है। 1 2 3 4 वर्ष आपको दिए गए हैं, तो जल्दी से बताइएगा कि वह कौन सी आयु है जिसमें बच्चा दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता को विकसित करता है। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल डी आंसर एकदम सही जवाब है। मैं जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 19। और 19 की बात करें तो देखिए भाई, बच्चा, आपने देखा होगा कि बच्चे ही अनुकरण के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखते हैं, और यही अनुकरण के माध्यम से वो धीरे 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 क्या है, वो परिपक्व भी होते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें अनुकरण की, 1 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होता है और 2 वर्ष का बच्चा भी अनुकरण नहीं कर पाता, लेकिन 3 वर्ष का बच्चा जो होता है वो अनुकरण की क्षमता, अनुकरण करने की क्षमता को विकसित करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो दूसरों को देखकर सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। और 4 वर्ष का बच्चा बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा, तो वो आपका सी आंसर जो होगा वो एकदम सटीक और सही आंसर है। तो जिन्होंने भी लॉक किया है सी आंसर को, एकदम सही जवाब है। कोई भी दिक्कत आए तो पूछेगा। राजेंद्र जी, 2 वर्ष का बच्चा जो होता है ना, वो थोड़ा छोटा होता है, वो सही तरीके से अनुकरण नहीं कर पाता है। ठीक है, और 3 वर्ष का बच्चा एकदम सही अनुकरण करता है। 4 वर्ष का उससे अच्छा कर सकता है, लेकिन 3 वर्ष का कर लेगा, क्योंकि 4 वर्ष का बच्चा स्वयं की सोच को भी, स्वयं की सोच के आधार पर भी कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर सी आंसर को लॉक किया जाता है, क्योंकि सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए नेक्स्ट, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। तो देखिए, आत्मसातीकरण, स्कीमा, प्रत्यक्षण या फिर समायोजन। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। आंसर दीजिए। बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दें। क्वेश्चन क्या है देखें, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। मैं जल्दी से बताइएगा, आत्मसातीकरण, स्कीमा, प्रत्यक्षण या फिर समायोजन। तो आपके कमेंट्स का वेट करते हुए जल्दी से कमेंट करें। ना समझ में आए तो तुरंत पूछें। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए तो देखें यहाँ पर क्या आंसर मिला है आप सभी का। तो आपके आंसर 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 20 का 20 स्कीमा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ए आंसर भी मुझे मिला है, आत्मसातीकरण। देखिए स्कीमा क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बता दूं। स्कीमा में क्या होता है, स्कीमा में हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य होता है। जैसे कि हम ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सीखते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, तो एक स्कीमा तैयार होती है। ठीक है, अब बात करें पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी समझिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं समायोजन। समायोजन के अंतर्गत क्या होता है कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान जो हम क्रियाएं करते हैं वो काम नहीं आती हैं, बल्कि हम उन्हीं के आधार पर हम अपनी योजनाओं और व्यवहार में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और उस परिवर्तन में लाकर इस समाज के साथ समायोजन करते हैं जो एक संशोधित करने का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन। समझ में आया। आत्मसातीकरण का मतलब होता है ग्रहण करना, आत्मसात करना। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि देखिए पेन है और इसे पैड पे चलाया जाता है, तो आपने क्या है अपनी स्कीमा में इसको ग्रहण कर लिया। जो भी आपको इस तरीके का ब्लैक बच्चे को पेन दिखता है वो यही कोशिश करता है उसे दीवार पे चलाए, बोर्ड पे चलाए, क्योंकि उसने आत्मसात किया, उसने ग्रहण किया। तो यहाँ पे सही जवाब है इस प्रश्न का डी ऑप्शन। ओके, अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए एक बार। समझ में आया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
डैश के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार महसूस होते हैं। कब होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, विद्यालय पूर्व, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या फिर मध्य वयस्कता। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन से, किसके द्वारा, ABCD के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण, असाधारण का मतलब जानते हैं ना, असाधारण विचार होते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है इस प्रश्न का उत्तर। नरेंद्र जी, स्क्रीन पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत मुझे बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लिया होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ पर आपकी 21st क्वेश्चन है और 21st क्वेश्चन का सही जवाब की हम बात करें तो यहाँ पर आपके आंसर सी आंसर मुझे मिला है। चलिए कोई बात नहीं, सी आंसर, डी आंसर भी मुझे मिला है। ये बहुत अधिक हो जाएगा राजेंद्र। देखिए, मध्य वयस्कता, मध्य वयस्कता में आप जानते हैं कि बच्चा मैच्योर हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब, आपने एक बात को देखा होगा, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो आपसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि भैया, पापा, मम्मा, ये जो लिजर्ड है वो दीवार पे ही क्यों चलती है, जमीन पे क्यों नहीं चलती, या हम दीवार पे क्यों नहीं चलते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, चिड़िया उड़ती क्यों है, हम क्यों नहीं उड़ते हैं। तो बहुत सारे विचार, यानी कि असाधारण, जो साधारण ना होकर असाधारण हो जाते हैं, ऐसे विचार मन में आते हैं, है ना। बहुत सारे विचार बच्चे के मन में होते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये बातें कब आती हैं, जब बच्चे स्कूल जाने से पहले, यानी कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के मन में बहुत नए नए विचार मन में आते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये विद्यालय से पूर्व की बातें होती हैं, लेकिन जब विद्यालय में एडमिशन हो जाता है, धीरे धीरे बच्चा क्या है, मैच्योर होने लगता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट, कि विद्यालय पूर्व की अवस्था में बच्चा जो होता है अपनी वास्तविक क्षमताओं के बारे में अवगत नहीं होता, उनके बारे में वो सही से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये आंसर को हम लॉक करते हैं। ठीक है, अब मुझे बता दीजिएगा समझ में आ रहा है। प्राथमिक विद्यालय में आपने देखा होगा 1 to 5th तक होता है, 5th तक आते आते बच्चे में बहुत अधिक जानकारी, बहुत अधिक नॉलेज आ जाती है। ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में बच्चों की विफलता से हमें बच्चों की विफलता से हम विश्वास करने लगते हैं, क्या ये आपको बताना है। देखिए, ए, आकलन वस्तुनिष्ठ और स्पष्ट रूप से विफलताओं की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी, पाठ्यक्रम, शिक्षण और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी, व्यवस्था उन पर कितना भी कठिन प्रयास करे पर कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है। या फिर डी, बच्चे कुछ विशेष क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो जल्दी से बताएं क्या है इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से जवाब दें और बताएं सही आंसर। ठीक है, कुछ ना समझ में आ रहा हो, समझ में, वशीम क्लियर नहीं आ रही है। देखिए मैं भी आपके साथ के साथ कमेंट देख रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता। हाँ ये है कि क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं तो आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चलिए कल से कोशिश होगी कि आपकी ये समस्या को दूर किया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो, जैसे कि आप सभी ने मुझे दिया है, गौरी, सी नहीं होगा भाई। ऐसा हम भूलकर भी मत करिएगा कि बच्चों को अनुत्तीर्ण करना है, ये गलत हो जाएगा, एक अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यदि कक्षा में कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा है, तो उसमें क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में कमी हो सकती है, हमारी शिक्षण प्रणाली में कमी हो सकती है, हमारी आकलन प्रक्रियाओं में विचार करना होगा, कमी कहाँ है, शिक्षक की कमी है। बच्चा कभी भी गलत नहीं होता, बच्चा कभी भी गलतियां नहीं करता है। तो बी आंसर जो है वो सही जवाब है इसका। ठीक है, तो बी को लॉक किया जाता है क्योंकि बी एकदम सही और सटीक जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया जिन्होंने बी आंसर दिया है। आगे देखिए, जेडपीडी के अनुसार
जेडपीडी के अनुसार बताता है बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है। तो आपको बताना है, जेडपीडी का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है विकास वर्तमान स्तर, विकास का संभावित स्तर, क्षमता का स्तर या फिर संज्ञानात्मक विकास। तो जल्दी से बताइएगा भैया, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो सकता है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 वाइगोत्स्की का सिद्धांत जिन्होंने जेडपीडी के बारे में बताया, साथ ही साथ आपको पता है इसकी फोल्डिंग के बारे में और एमकेओ के बारे में। तो जल्दी से बताइएगा 23 का सही आंसर। जेडपीडी का सिद्धांत कौन सा है ये भी आपको पता होगा, क्या कहा गया है इसमें। चलिए, तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब यदि हमें देखने को मिलता है तो यहाँ एक क्वेश्चन क्षमता का स्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो वर्तमान संभावित स्तर के नाम से इसको जाना जाता है या फिर विकास वर्तमान स्तर के नाम से इसे आप पहचानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इसमें संभावित स्तरों के बीच में अंतर देखा जाता है, तो ए आंसर को किया जाता है लॉ। ठीक है, ए आंसर एकदम इसका सही जवाब है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राजेंद्र जी सिर्फ 2 मिनट मेरे पास हैं क्योंकि 11:58 हो रही है। तो मेरी क्लास देखिए, जेडपीडी और इसके फोल्डिंग ये दोनों के दोनों मैंने जो आपके टॉपिक है वो कराए हुए हैं। एक बार मेरी क्लास में आप देख सकते हैं जो भी हमारी वीडियोस हैं। तो टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो वहां पर एक बार देख सकते हैं, या फिर किसी और दिन पूछेगा। फिलहाल मैं अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो देखिएगा, ब्लूम वर्गीकरण, ब्लूम वर्गीकरण का अनुक्रम है कौन सा, ये आपको बताना है। उपलब्धि लक्ष्यों का, पाठ्यक्रम घोषणाओं का, पढ़ने के कौशल का या संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। तो जल्दी से बताइएगा, ब्लूम वर्गीकरण का अनुक्रम है क्या है, ये जल्दी से बताएं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब मैं ही आपको दे देती हूँ, टाइम हो चुका है मेरा। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। कि यहाँ पर क्या है भाई, कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ब्लूम वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्यों का अनुक्रम होता है, जिसको कितने 6 चरणों में बांटा गया है। पहला क्या है, ज्ञान, दूसरा है यहाँ पर समझ, तीसरा क्या होना चाहिए, अनुप्रयोग, और चौथा क्या होगा, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, और पांचवा क्या होगा भाई, संश्लेषण, और छठा होगा क्या, मूल्यांकन। ठीक है, इसे 6 भाग में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। ओके, तो गाइस कैसी लगी क्लास, कितना समझ में आया, क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो डेली आइएगा और मन करे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इसको ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी क्लास का। 94 देखिए 9410635282। ओके, तो मिलते हैं इवनिंग क्लास में अपने दूसरे चैनल पर, लेट्स क्रैक टेट पर। ओके गाइस, उसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप लेट्स क्रैक पर मिल सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, अच्छे से ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।